स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीएपीएफ पेपर 2 के एग्जाम को कैसे देना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो क्लास है उसमें एग्जाम्स टेकिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करना है हमें। लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो किस तरह से आपको जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है वो एग्जामिनर फ्रेंडली बुकलेट कैसे होना चाहिए। उसमें मैं कंटेंट का मैंने बात नहीं किया था, मैंने सिंपली एक लुक के बारे में बात किया था कि वो लुक कैसा होना चाहिए। अगर वो लुक जो है ना वो सही होगा ना तो एग्जामिनर मोटिवेट होगा उस आंसर स्क्रिप्ट को, उस बुकलेट को खोलने में और पढ़ने में। ओके, बाद में पढ़ेगा तब पता चलेगा कंटेंट है या नहीं, मगर वो लुक बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट है उसका मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट दिखा रही हूँ, जिसने 2021 में एग्जाम दिया था और बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मगर बस उसका क्लियर नहीं हुआ कभी एग्जाम। फिर उसका एज भी खत्म हो गया, तो फिर वो एग्जाम मतलब फिर एलिजिबल नहीं रहा। फाइन, ये है उसका। अब इसका, हालांकि मेरे राइटिंग से बुक, ये जो बुकलेट है थोड़ी मेसी हो गई है, मगर आप इसका सिर्फ देखो कितने अच्छे से इसने लिखा है, सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। लाइंस के बाहर वो नहीं लिख रहा है, जो लिखा है वो इसी स्पेस के अंदर लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर बुकलेट। अब देखिए, दो पैराग्राफ के बीच में गैप है, दो लाइंस के बीच में गैप है। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जब भी मैं इसका बुकलेट चेक करती थी ना तो मुझे पता था कि मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, राइटिंग जब खराब होती है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे एक बुकलेट को चेक करने में अगर बहुत ज्यादा खराब राइटिंग है तो मुझे तो 2-3 दिन लग जाते हैं। रीजन ये है, मैं एक दिन 2-3 पेज इवेलुएट करती हूँ या 2-3 आंसर्स इवेलुएट करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे ऐसे, फिर 2-3 दिन का गैप देकर हालत खराब हो जाती है, बहुत स्ट्रेन पड़ता है। और जब जिसकी राइटिंग अच्छी होती है ना, चाहे उसे कंटेंट दिया हो या नहीं दिया हो, 1 घंटे के अंदर ये पूरा 48 पेज 45 पेज के आंसर्स इवेलुएट हो जाते हैं 1 घंटे में। ओके, देखिए कितने अच्छे से लिखा, देखिए आर्गुमेंट, इंट्रोडक्शन, अंडरलाइन, फॉर, अंडरलाइन, अच्छे से नंबरिंग किया हुआ है। एग्जामिनर को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं। कंक्लूजन, अंडरलाइन। ओके, देखिए कितने अच्छे से एक एक चीज समझ में आ रहा है इसका। वो फैकल्टी है आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मुझे एग्जैक्टली अब पता नहीं वो कहाँ पर है। इसने इसने खुद का अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया है। देखिए उसने खुद से अपनी प्रेशर शीट बनाई है, मगर जो भी है, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन विद आंसर्स। देखिए ग्रामर का भी। अब मैंने इसको बोला था कि जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसको ऐसे डायगनली स्ट्राइक ऑफ करना, तो उसने नहीं किया था, तो वही चीज मैंने किया है यहाँ पर। स्ट्राइक ऑफ करना बहुत जरूरी है। ओके, एनीवेज, अब मैं आपको एक और राइटिंग दिखाती हूँ। ये राइटिंग देखिए, ये मुझे, जो मेरा ग्रुप है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विद रश्मि, उस ग्रुप में मुझे ये आंसर मिले हैं, मुझे इवैल्यूएट करना है। अब देखिए क्या राइटिंग है। राइटिंग खराब है, ठीक है, इसमें मैं मानती हूँ मैं राइटिंग खराब है, मगर मगर कम से कम यहाँ पे मार्जिन खींच देते हैं तो अच्छा नहीं रहता, है ना। तो थोड़ा तो मुझे अच्छा लगता भाई, मुझे लगता कि देखो, मतलब इसने एक अपने एक टीचर को दे रहे हैं तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए। बस ऐसे ऐसे लिख दिया, बस कैजुअली लिख दिया, इसको मार्क्स भी कैजुअली ही मिलेंगे, हालांकि मैं मार्किंग नहीं करती हूँ। एनीवेज, मुझे सोच सोच के लग रहा है कि मुझे ये राइटिंग को एवेलुएट करना है। एनीवेज, चलिए अब हम शुरू करते हैं।
दीपक अपना जो दीपक हाँ दीपक अपना राइटिंग जो है वो आप शेयर करो ग्रुप में। आपने जो इम्प्रूव्ड वर्जन जो है आपके राइटिंग का उसको शेयर करो ग्रुप में, ताकि स्टूडेंट देख सके। और आपकी जो राइटिंग है वो मुझे शेयर करना चाहिए आपका। एनीवेज अभी नहीं शेयर करती हूँ, बाद में करूंगी। एनीवेज, अभी भी आपकी राइटिंग में हल्की प्रॉब्लम है, शेकी लुक है अभी भी। यस मैम, बहुत शेकी होता है मतलब। और स्लो, जितना स्लो लिखता हूँ उतना और शेकी हो जाता है। मतलब रनिंग हैंड राइटिंग में तो ऊपर नीचे हो ही जा रहा है, लेकिन स्लो स्लो लिख रहा हूँ तो शेकी होता है। नहीं, स्लो लिखो अभी, ठीक है। और शेकी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी राइटिंग को देखकर पता चल रहा है कि आपको लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत स्ट्रेस लगता है आपको लिखने में, बहुत एफर्ट लगता है। और मतलब मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है और बहुत पेनफुल है आपके लिए, वो आपकी राइटिंग से पता चल रहा है। मगर आप हर दिन लिखो, हर दिन लिखो और इसी तरीके से लिखो। तो धीरे 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 आपकी उंगलियां जो है ना आपके पेन से एडजस्ट हो जाएंगी, और दोनों उंगलियां और पेन आपके दिमाग से एडजस्ट हो जाएगी, आपके दिल से एडजस्ट हो जाएगी, और एक टाइम आएगा आप फ्लो में लिखना शुरू करोगे। और अभी बहुत टाइम है, इम्प्रूवमेंट का टाइम भी है और गुंजाइश भी है। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सीएपीएफ पेपर 2 का जो एग्जाम होता है उसको किस तरह से हमें देना चाहिए। सबसे पहली चीज है, एग्जाम देने के पहले आप लोग प्रिपरेशन करते हो। तो वो जो प्रिपरेशन है ना, पेपर 2 का प्रिपरेशन जो है, अगर कोई 6 महीने भी अच्छे से प्रिपेयर किया है, प्रोवाइडेड पेपर 1 अच्छा होना चाहिए, पेपर 1 बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन अगर 6 मंथ्स भी किया है ना, I'm only talking about the writing part, not about grammar. Grammar के लिए you need another 6 month preparation, ठीक है। तो अगर राइटिंग के लिए आपने 6 मंथ प्रिपरेशन किया है या 4 मंथ भी किया हुआ है, तो गुड इनफ, अच्छा है। वो प्रिपरेशन आपका थॉरो होना चाहिए, आपका सिंसियर प्रिपरेशन होना चाहिए। पर मगर मगर अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया स्टूडेंट्स, वो 3 घंटे अगर आपने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो ये जो प्रिपरेशन है ना, ये सारा वेस्ट है। आप कितने अच्छे से भी प्रिपेयर कर लो, मगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने 3 घंटे में वो रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो आपका वो सारा चीज वेस्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अपने एग्जाम परफॉर्मेंस को भी आपको रिफाइन करना है, बेटर करना है, पॉलिश करना है। हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, और कोई कोई स्टूडेंट्स कहते हैं, अभी एक फोन भी आया था मेरे पास, कहते हैं कि मैम इस बार मेरा उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, तो मतलब मैं अगले अटेम्प्ट दूंगा 2026 का। मैंने कहा क्यों, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो होते नहीं है। आप अपने एज के अकॉर्डिंग कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। बोले मैम प्रिपरेशन नहीं है। अरे प्रिपरेशन नहीं है फिर भी जाके दो, कम से कम कैसे फेल होते हैं ये सीखो। दूसरी चीज, एग्जाम लेने का एक्सपीरियंस सीखो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ एग्जाम देकर ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो 3 घंटे हैं वो बहुत बहुत मैटर करता है। मुझे याद है जब मैं स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे जो ब्रदर सिस्टर है वही मुझे पढ़ाते थे। अच्छे से मुझे पढ़ा बढ़ा के बोले कि अच्छा एग्जाम देने जाना था, तो कोई मेरे ख्याल से मैथ्स का पेपर होगा या कोई होगा, मुझे ध्यान नहीं है। आई वॉज रियली वेरी डम। एग्जामिनेशन हॉल में गई, जो भी एग्जामिनेशन हॉल होता क्या है, वही क्लासरूम होता है। वहां पे हमें जो आंसर स्क्रिप्ट मिलती है उसमें हमें लिखना होता है। मैं उस आंसर स्क्रिप्ट में लिख लिख के बोर हो गई, मैंने कहा थोड़ा नया करते हैं। जो डेस्क था मैंने उसमें अपने आंसर्स लिखे। फिर होता है ना, अब चेयर में जहां पर बैठते हैं थोड़ा सा जगह छोड़ दिया, उधर पे आंसर लिखे। क्या हुआ, आई मीन आप समझ सकते हो मैंने क्या किया। मतलब मेरे ब्रदर जैसे मुझे कहते हैं, अरे क्या फायदा इतना पढ़ाने से, इतना टाइम देने से, तुमने तो आंसर डेस्क में लिख के आ गए।
इसका मतलब क्या है पता है? हम चाहे कितना भी प्रिपरेशन कर ले, एग्जामिनेशन हॉल में अगर हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं, और इस तरह की गलतियां, हालांकि आप लोग इस तरह की गलतियां नहीं करोगे, मगर ऐसी कोई भी गलतियां जिससे आपके मार्क्स को इफेक्ट पड़े या मार्क्स रिड्यूस हो, तो वो बेवकूफी वाली हरकत ही है। अंडरस्टूड? उसमें बहुत सारी बेवकूफी वाली हरकत है जो आप लोग करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, और उसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। एग्जामिनेशन हॉल में अपना परफॉर्मेंस को किस तरह से हमें बढ़ाना है वो हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखना, जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया है, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट होना चाहिए, जिसमें मैं सिर्फ लुक की बात कर रही हूँ, और अभी भी मैं इस वीडियो में भी मैं कंटेंट के बारे में कुछ बात नहीं करूंगी। फाइन। दूसरी चीज, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट होने का मतलब क्या है? आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है और फॉलो करना है। कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस? एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको पढ़ोगे, फॉलो करोगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया है उसको आप पढ़ोगे, फॉलो करोगे। जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है जिसमें आप अपने आंसर लिखते हो पेपर 2 का, आप उसको आप पढ़ोगे और फॉलो करोगे। ओके, अंडरस्टूड? लास्ट है क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, जो होता है जो ऐसे आर्ग्यूमेंट है, उसको भी आप पढ़ोगे और फॉलो करोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, वरना पेनाल्टी है। अब जैसे ये क्वेश्चन पेपर है 2021 का, इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन, ऑल द 6 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। फिर लिखा है हिंदी और इंग्लिश में रहेगा ऐसे का क्वेश्चन, तो जो आपका एडमिट कार्ड में हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखोगे। बाकी सारा आपको इंग्लिश में लिखना है, और जितना भी मार्क्स है वो सारा क्वेश्चन के अगेंस्ट लिखा हुआ है। ओके। फिर लिखा है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है उसी जगह पे जिसके लिए वो जगह बनाया गया है। ओके, बार बार ये चीज कही जा रही है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग डायगनली स्ट्राइक ऑफ नहीं करते इस तरह से, तो वो क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा और उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर कोई भी पेज या पोर्शन ऑफ पेज लेफ्ट ब्लैंक है, देख लो बहुत अच्छे से सुनो, कोई भी पेज, एंटायर पेज या पेज का पोर्शन ब्लैंक है, उसको मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स प्लीज इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में अब क्या क्या और इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में हमें बात करना है। पेन। स्टूडेंट्स, आप लोग पेपर 1 का एग्जाम दोगे, आप लोग पेपर 2 का एग्जाम दोगे। अब सबसे जो कंफ्यूजन वाली बात होती है, स्टूडेंट्स को लगता है कि कौन सा पेन यूज करना चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एडमिट कार्ड में, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ब्लैक पेन यूज करना है। अब पहले मेरी बात अच्छे से सुनो, पेपर 1 के लिए आपको ब्लैक पेन यूज करना ही पड़ेगा, और वो भी कौन सा? बॉल पेन। आपको बॉल पेन यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करते हैं बॉल पेन? क्योंकि ओएमआर शीट जो होती है उसमें आप लोग जो शेडिंग करते हो वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करना है, क्योंकि वो जिस मशीन के अंदर जाती है वो मशीन सिर्फ ब्लैक पेन को ही एक्सेप्ट करता है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को ही एक्सेप्ट करता है। अगर आप कोई और कलर में लिखोगे तो वो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? इसीलिए पेपर 1 में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही मस्ट है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, एक जगह और आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, वो है स्कैनेबल अटेंडेंस शीट। आप लोग 2 बार अपनी अटेंडेंस शीट को फिल करते हो जो आपको इन्विजिलेटर देता है। पहला पेपर 1 के लिए अटेंडेंस होती है, वो भी शेडिंग वाली होती है, वो भी आपकी ओएमआर शीट ही होती है जो मशीन के अंदर जाती है।
इसीलिए इसमें भी ब्लैक पेन यूज करना है। दूसरा, आपको स्कैनेबल अटेंडेंस शीट मिलती है पेपर 2 में, तो उसमें भी आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, क्योंकि वो भी मशीन के अंदर जाती है। अंडरस्टूड? अच्छा, मगर जो पेपर 2 का जो इवैल्यूएशन होता है वो मशीन बेस्ड इवैल्यूएशन नहीं है, वो मैनुअली इवैल्यूएट होता है। ओके? तो इसमें आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? मगर पेन का कलर ब्लैक या ब्लू होगा। इसके अलावा आप कोई और कलर का पेन यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पेन आपको बॉल पेन यूज करना है करो, आपको पायलट पेन यूज करना है करो, जेल पेन यूज करना है करो, इंक पेन यूज करना है करो, आपको कोई भी तरह का पेन यूज करना आप कर सकते हो। मगर कलर ये होगा, दूसरा जो पेन जिससे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपने की है वो ही पेन यूज करो, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। और हमेशा से मैं एक बात बोलती हूँ, हर साल बोलती हूँ, नेवर चेंज योर पेन। एक पेन से थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप प्रैक्टिस करो, उसी पेन से लिखो, उसी पेन के प्रति लॉयल रहो, और फिर वही पेन यू कैन चेंज द रिफिल, फिर वही पेन आप यूज करो। पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकली ऑल्सो इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, यू हैव गॉट द सेम पेन। ओके, वाइब्स एक्सचेंज होती है पेन और आप में। इफ यू मतलब इसको बिलीव करो या ना करो, बट आई ट्रूली बिलीव इन दिस कि वाइब गेट्स एक्सचेंज बिटवीन पेन एंड यू। एवरी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट, I mean, no, every object, whether it is non-living or living, they have got consciousness. Our consciousness is very active, मगर non-living का जो consciousness है, it is very much dormant. बहुत ज्यादा dormant होता है, ठीक है? They do not experience any pain, but pain, मगर उनके पास है consciousness। तो प्लीज आप एक ही पेन से आप एकदम लॉयल रहो। दूसरा एक ये होता है कि आपका ना जो उंगली है ना, वो पेन का जो सर्कमफेरेंस है जिसको कहते हैं ग्रिप है, उससे एकदम एडजस्ट हो जाती है, बहुत तरीके से एडजस्ट हो जाती है, और इतना फ्लो में लिखते हो। जब आप, हम लोग सोचते हैं यार एग्जाम आ रहा है, चलो नए पेन से यूज करते हैं, जैसे ही नया पेन यूज करोगे तो आपकी जो उंगलियां हैं जिसमें कॉन्शियस है, ये तो मानते हैं ना पेन में नहीं होगा, ठीक है, उंगलियों में तो है, वो उंगलियां है ना, उसको नई चीज अचानक मिलेगी, और नई चीज मिलेगी, और वो नए बैटल ग्राउंड में जाएगा। मतलब नया हथियार और नया बैटल ग्राउंड, क्या होगा बताइए? अगर उसको वो पुराना ही हथियार मिले जिससे वो लड़ाई करता ही जा रहा है, और फिर नया बैटल ग्राउंड मिले, तो वो जीत सकता है। आप समझे? तो इसीलिए पेन आप लोग चेंज मत करो, सेम पेन को यूज करो। आपकी उंगलियां पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी होगी, दिमाग दिल सब कुछ उस पेन से एडजस्ट हो चुका होगा। अंडरस्टूड? ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, पेन को चूज करने का तरीका क्या है? एक तो आपकी उंगलियां, ठीक है, किसी किसी की उंगलियां बहुत मोटी होती है, किसी किसी की उंगलियां बहुत जल्दी स्वेट होती है। ओके, बहुत जल्दी फिसलती है। ये सब एक्सपीरियंस किया है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं हूँ, मुझे पता चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है, अगस्त का एग्जाम है, बहुत ह्यूमिड वेदर होगा, बहुत अगर आपको स्वेटिंग होती है तो उस हिसाब का जो ग्रिप होता है, एक ऐसा ग्रिप होता है पेन में जिसमें ऐसे 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 ना कुछ कुछ उठे हुए रहते हैं, प्रोजेक्टेड चीज रहती है इस तरह से, उस, है ना, कोई ऐसा ग्रिप होता है जो स्वेटिंग को अब्जॉर्ब भी करता है, तो वो सब चीज आपको देखना है। ओके, मोटी अगर उंगलियां हैं तो आप लोगों को ग्रिप भी बहुत ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा। ओके, मतलब ज्यादा उसका एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको देखनी है पहले। दूसरी चीज है, पेन का जो कलर होगा ब्लैक और ब्लू के अलावा कुछ नहीं होगा, मगर उसमें भी शेड, बहुत ज्यादा लाइट शेड मत लेना, बहुत ज्यादा डार्क शेड नहीं लेना है। हालांकि जब आप मुझे लिख के दिखाओगे तो मुझे पता चल जाएगा, मैं आप लोगों को उसी समय बता दूंगी। दूसरा है, कोई जेल पेन लेता है, तो जेल पेन में प्रॉब्लम क्या है वो मैं बता दूं। अगर सपोज किसी की उंगलियां हैं, वो बहुत स्वेट करती हैं, हाथ बहुत स्वेट करते हैं, क्योंकि जब आप लिखते हो तो पूरा हाथ आपका उस आंसर स्क्रिप्ट में रहता है। तो क्या होता है, अगर जेल पेन लोगे तो उसका इंक पूरा स्मच करेगा, पूरा स्प्रेड करेगा। ओके, इंक पेन में भी यही होता है, पायलट पेन में कुछ हद तक होता है, पूरा नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है, अगर बहुत स्वेटिंग होती है तो प्लीज जेल पेन ये सब मत यूज करना। फाइन। और
एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को ये भी देखना आप लोगों का लिखने का स्टाइल क्या है। कोई कोई ना बहुत ज्यादा प्रेशर देकर लिखता है, जैसे मैं, जब मैं लिखती थी पहले, बहुत प्रेशर देकर लिखती थी, इतना प्रेशर देकर कि पीछे वाले पेज में इंप्रेशन आ जाता था। फाइन। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक तो खुद मतलब अपने आप को समझाना है कि नहीं, मुझे लिखते वक्त बहुत प्रेशर नहीं देना है। अगर बहुत प्रेशर दोगे पीछे की जगह इंप्रेशन आएगा, और फिर जो पीछे जो लिखा हुआ है ना, वो वर्ड्स बहुत क्लियर नहीं रहेंगे। इसीलिए ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आप लोगों को पेन थोड़ा सा ना, उसका जो नीब होता है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रखना चाहिए, ताकि प्रेशर अगर पड़े भी तो उतना ज्यादा प्रेशर ना पड़े। उसका पॉइंट जो होना चाहिए ना, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। ये सब चीज पर ध्यान दो, अच्छे से पेन को सिलेक्ट करो। प्लीज, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है, उस पेन को अपने पास रखो। अंडरस्टूड? एग्जाम क्लियर होने के बाद जो मर्जी है, जो पेन यूज करना है नहीं करना है, आपकी मर्जी। ठीक है? तो ये पेन का है। अब मैं आपको एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन बताती हूँ। एडमिट कार्ड में भी देखिए लिखा हुआ है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन गिवन इन द रूल्स फॉर एग्जामिनेशन अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन नोटिस एंड पोस्टर कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू। देख लीजिए, बार बार बोल रहा है इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। अब कहाँ पे फॉलो करना है? जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, वहां पर जो पोस्टर है, नोटिस है, उसको भी पढ़ना है। ओके, बार बार यूपीएससी आप लोगों को बताता जा रहा, भाई इंस्ट्रक्शन पढ़ो और फॉलो करो। अब चलिए हम पेन के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? आंसर्स अदर देन दोस मेड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल नॉट बी वैल्यूएटेड। ठीक है? तो ये किसके लिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? पेपर वन के लिए लिखा है, और स्कैनेबल अटेंडेंस शीट के लिए लिखा हुआ है। सॉरी, शीट नहीं होता है, एक स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट होता है। सिर्फ इसी में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको यूज करना है। अब उसके बाद यहां पर क्या लिखा है, 17th पढ़ो। कैंडिडेट्स मे नोट दैट ऑल द एंट्रीज इन द OMR शीट, objective type paper 1, and entries in scannable attendance list for both paper 1 and paper 2 should be filled up by black ball point pen only। जो मैंने पहले कहा वो इसमें लिखा है, इनफैक्ट जो इसमें लिखा है वो ही मैंने बोला है। अंडरस्टूड? अब फिर से मैं बोल रही हूं कि पेपर टू में आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? अब देखिए, मैं आप लोगों को स्पेसिमेन कॉपी दिखा रही हूँ जिसमें पेन के बारे में लिखा हुआ है। आई डिड नॉट मार्क, आई फॉरगॉट टू मार्क। डूज में था, आई रिमेम्बर। राइट लेजिबली एंड नीटली इन इंक। कहीं पे भी नहीं लिखा है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, नहीं लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स। तो यू हैव गॉट द लिबर्टी ऑफ यूजिंग वॉट एवर पेन यू वॉन्ट, बट द कलर हैज टू बी इधर ब्लैक और ब्लू। अंडरस्टूड? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, कि एक स्टूडेंट ने मेरे से शेयर किया उसका एक्सपीरियंस। वो ब्लू पेन यूज कर रहा था पेपर टू में, इन्विजिलेटर आए, बोलते हैं कि आप ब्लू पेन पेपर टू में क्यों यूज कर रहे हैं, आप यूज नहीं कर सकते हो ये आंसर लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है कि आपको ब्लैक पेन यूज करना है। और वो बच्चा इतना नर्वस हो गया, मतलब इन द मिडिल ऑफ द एग्जामिनेशन, सोचिए वो इतना नर्वस हो गया। बोला क्या, उसको समझ ही नहीं आया क्या करे। इन्विजिलेटर को भी हाफ बेकेड नॉलेज, और स्टूडेंट्स क्या करेगा भाई, हाफ बेकेड नॉलेज को भी मत कन्वे करो ना। तो अगर आपको इंजीनियर बीच में टोकते हैं कि नहीं आपको ब्लैक यूज करना है, ब्लू नहीं यूज करना है, तो आप लोग प्लीज उनसे भी बहस मत करना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप बोले ओके मैम, नो प्रॉब्लम, अपना लिखते रहो, चाहे वो लोग कुछ भी बोले। अंडरस्टूड? इसीलिए कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, मेंटली इक्विप्ड, फिजिकली इक्विप्ड, इमोशनली इक्विप्ड होके जाओ, ताकि कोई भी आकर बीच में आपको आपका कॉन्फिडेंस को लूज ना करे, कुछ भी बोलकर। अंडरस्टूड? आगे हम बढ़ते हैं। तो ये पेन का क्लियर हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।
अब नेक्स्ट आपको क्या लेकर जाना चाहिए? पेंसिल लेकर जाओ। क्यों? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको अंडरलाइन पेंसिल से करना चाहिए इसीलिए। नेक्स्ट, इरेजर लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि आप पेंसिल यूज करोगे तो हो सकता है इरेजर की जरूरत पड़ जाए। नेक्स्ट, शार्पनर लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि पेंसिल लेकर जा रहे हो तो ये दो तो लेकर जाना चाहिए। ओके। ये सारा मेरा पर्सनल है, ऐसा इसमें कोई इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा हुआ है। आपको करेक्शन फ्लूइड लेकर जाना चाहिए, व्हाइटनर, ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और व्हाइटनर कहाँ यूज करना चाहिए? आपको व्हाइटनर प्रेसी में यूज करना चाहिए स्टूडेंट्स। प्रेसी में इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि बॉक्सेस जो होते हैं स्टूडेंट्स छोटे होते हैं। ओके। अगर आपने कुछ लिखा, कुछ भी आपने लिखा और वो आपने गलत लिख दिया, हो सकता है आपके पास स्पेस ना हो उसको मीन लिखने के लिए। और प्रेसी में शीट में तो आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है कि इसको ऐसे करके फिर यहाँ पे लिखो, आपका एक बॉक्स वेस्ट होगा, एक वर्ड वेस्ट होगा। तो व्हाइटनर जो मैं बोल रही हूँ यूज करने के लिए, वो सिर्फ प्रेसी शीट के लिए है और किसी के लिए भी नहीं। ऐसा नहीं लेजरली कहीं पे भी व्हाइटनर यूज करो, और इतना टाइम भी नहीं होता है कि पहले लिखो और फिर उसको करेक्ट करने के लिए व्हाइटनर यूज करो। अंडरस्टूड? स्टेपलर लेकर जाना चाहिए, ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फेविकॉल लेकर जाना चाहिए, ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्यों ये लेकर जाना चाहिए वो मैं बता रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। Candidates who do not have clear photographs on the e-admit card will have to bring their own photo identity proof and two passport size photograph, one for each session for appearing in the examination with an undertaking. आपका एडमिट कार्ड में फोटोग्राफ क्लियर नहीं है तो आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड जो भी है वो आपको दिखाना पड़ेगा। साथ में दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए। वो क्या होगा पासपोर्ट साइज फोटो? आपका एडमिट कार्ड में जहां पर सपोज ये फोटोग्राफ है, यहाँ ये चीज क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आपके एडमिट कार्ड में इसी जगह आपका नया फोटोग्राफ को चिपकाया जाएगा। अब चिपकाने के लिए आप ढूंढ रहे हो कहाँ पर फेविकॉल है। ओके। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना है स्टूडेंट्स जिससे आपको इधर उधर भागना पड़े। मैम फेविकॉल है, सुनो तुम्हारे पास फेविकॉल है। मतलब आप सोचिए कितना पैनिक, आपका पूरा दिमाग तो पेपर टू में होना चाहिए ना, एग्जाम में होना चाहिए, मगर आपका दिमाग फेविकॉल में है। इसीलिए कह रही हूँ फेविकॉल लेकर जाओ, वेल इक्विप्ड रहना है हमें। फेविकॉल लेकर जाओ, यहाँ पे चिपका दो। अंडरस्टूड? तो इसीलिए मैं फेविकॉल और स्टेपलर, ऐसे स्टेप हो सकता है फेविकॉल नहीं चल रहा कुछ भी तो स्टेपलर भी आप लोग यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो स्टेपलर भी लेकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का आप हमेशा जो प्रिंट आउट निकालोगे वो कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। ओके। आपको अभी हमने पढ़ा है एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन है, वैलिड आईडी। ठीक है, वैलिड आईडी लेकर जाओगे, टू फोटोग्राफ्स लेकर जाओगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और ओरिजिनल कैरी करना है, ओरिजिनल कैरी करना है, इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से इसको रखना है। फिर देखिए, ये जो 2021 का एडमिट कार्ड था तो उसमें तो लिखा था, मगर आप फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी सैनिटाइजर लेकर जाएं। इनफैक्ट जो दिल्ली में है उनको तो मास्क वास्क सब कुछ लेकर जाना चाहिए। और बहुत लॉन्ग अगर जर्नी है तो फेस मास्क जरूर लेकर जाएं, सैनिटाइजर लेकर जाएं। और जो सैनिटाइजर लेकर जाएंगे, जो बॉटल अगर सपोज लेकर जा रहे हैं तो ध्यान रखना ये जो बॉटल होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है लड़के बोलेंगे इतना कौन कैरी करता है, लड़कों का जो माइंडसेट है वो बहुत अलग होता है लड़कियों से। लड़के बहुत बहुत मतलब 80% ऑफ जो बॉयज होते हैं ना, दे आर लिटरली केयरलेस एंड चलता टाइप का एटीट्यूड रहता है। तो वाटर बॉटल कैरी करना उनके बस में नहीं है। उनको लगेगा भाई इतना सारा, ऐसा लगेगा बहुत बड़ा सूटकेस कैरी कर रहे हैं अगर मैं वाटर बॉटल कैरी करने के लिए बोलती हूँ तो। मगर फिर भी मैं बोल रही हूँ वाटर बॉटल कैरी करो, इसका मैं रीजन भी दूंगी। वाटर बॉटल कैरी करना है मगर ध्यान रखना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट
होना चाहिए, ये नहीं कि ग्रीन कलर का स्प्राइट वाला बॉटल आता है ना, वो नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट। वाटर बॉटल क्यों कैरी करना चाहिए? स्टूडेंट्स, हम अपने आप को वेल इक्विप्ड रखें। हमें पता नहीं है कि जिस एग्जामिनेशन सेंटर में आपका पड़ा हुआ है, एग्जाम आपको देना है, वहां वो कितना वेल इक्विप्ड है। क्या उसके पास सही पानी है? क्या जब आप पानी के लिए बोलेंगे वो देंगे पानी, वो तुरंत का तुरंत पानी लेकर आएंगे? आपका दिमाग, आप, यू आर थर्स्टी एंड योर माइंड इज ऑन वॉट, ऑन वाटर। अच्छा वो पानी लेकर आ रहा है, अच्छा वो आ रहा है, वो इसको दे रहा है, वो मेरे पास कब आएगा? अगर हमारे पास अपना वाटर बॉटल होगा तो हम तुरंत, हमें प्यास लग रही है हम पी लेंगे, और हम दूसरों को भी नहीं देंगे। एक चीज याद रखना, ये सोशल सर्विस मत करना एग्जाम में। मैंने किया हुआ है सोशल सर्विस, और मतलब क्यों किया, मुझे रिग्रेट हो रहा है। एकदम मत करो सोशल सर्विस। अब भाई तुम क्यों पानी नहीं लेकर आए? भाई मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे को जरूरत पड़ेगी, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं कहाँ जाऊंगा? ओके, कोई सोशल सर्विस करने की जरूरत नहीं है आपको। कभी कभी क्या होता है, मैं एक बार एग्जाम देने गई थी, बीएड का एग्जाम देने गई थी, बीएचयू का। जिस एग्जामिनेशन हॉल में हम गए थे, अगस्त में पेपर था, आप बिलीव करोगे क्लासरूम का फैन तक नहीं चल रहा था। अब क्या करें? आप समझ रहे हो? तो आपको नहीं पता आपको पानी भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कितनी देर में मिलेगा, कैसा पानी मिलेगा, कुछ नहीं पता है। इसीलिए बेटर है अपना वाटर बॉटल कैरी कर। थोड़ा सा बस अपने क्वेंच करना है ना थर्स्ट को, तो छोटा सा बॉटल, ये नहीं बड़ा 1 लीटर का लेकर जाओ, छोटा बॉटल कैरी करो, मगर करो जरूर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है, आपको एग्जाम बोर्ड कैरी करना चाहिए, मगर वो पेपर 2 के लिए नहीं करना चाहिए, पेपर 1 के लिए कैरी करना चाहिए, और स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट के लिए कैरी करना चाहिए। रीजन ये है, एक और चीज मैं बता दूं, ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एग्जाम बोर्ड बहुत तरीके के आते हैं, मिक्की डोनाल्ड पता नहीं क्या क्या बने रहते हैं उसमें। ओके, तो वो सब नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रीजन ये है, जो आपको ओएमआर शीट मिलती है वो एकदम पतली सी होती है। जब हम शेडिंग करते हैं, किसी किसी स्टूडेंट की आदत है बहुत प्रेशर देकर शेडिंग करते हैं, तो वहां पे छेद हो जाता है, पेपर में ही। तो ये नहीं होगा। अगर एग्जाम बोर्ड होगा ना, जैसे ही आपको ओएमआर शीट मिली, जस्ट पुट इनसाइड दैट एग्जाम बोर्ड, यू स्टिक दैट, तो आपका वो सब प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रेशर भी देकर लिखोगे तो इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। वैसे ही सेम अटेंडेंस लिस्ट में, मगर अटेंडेंस लिस्ट का उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इंसुलेटर आएगा वो आपको देगा, तो आप एग्जाम बोर्ड के ऊपर लिखकर अपना अटेंडेंस देना है। अंडरस्टूड? इसीलिए एग्जाम बोर्ड कैरी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लड़कों को ये सब नहीं अच्छा लगता है, सिंपल सी चीज बता रही हूँ, मुझे पता है। ट्रांसपेरेंट पाउच, अब ये सब इतना सारा चीज रखोगे कहाँ? आपको कम से कम 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन रखना है, एक पेन ऐसा रखना है जिससे आप पेपर 2 दोगे, 2 पेन जिससे पेपर 1 दोगे। फिर अगर पेंसिल रखना चाहते हो, व्हाइटनर रखना चाहते हो, फेविकॉल रखना चाहते हो, एडमिट कार्ड रखना चाहते हो, तो आप लोग किस में रखोगे? पाउच में रखोगे, बट वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्यों ट्रांसपेरेंट? आपका इंजुलेटर टाइम वेस्ट नहीं करे आपकी फ्रिस्किंग करने में। कोई कोई एग्जामिनेशन सेंटर है ना, इतना स्ट्रिक्ट होता है, गजब का फ्रिस्किंग करता है, सॉक्स जूते ये सारे उतार देते हैं। बोले क्या है? ओके, तो एक, मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में थी तो एक का प्लास्टर लगा हुआ था, वो इंसुलेटर बोला नहीं, प्लास्टर भी जेन्युइन है कि नहीं उसको समझ नहीं आ रहा था, इसको उतार सकते हो क्या प्लास्टर को? मतलब इस तरह से वो पूछ रहा था उससे। कोई कोई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई कोई बहुत लैक्सिटी बरतते हैं। चलो आ जाओ, कोई नहीं, कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती, तो यू नेवर नो कौन से एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाना है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट होना, ये वाली चीजें बहुत जरूरी है। अब क्लोथ्स बहुत मैटर करता है, आप लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनो। ओके, अगस्त का महीना बहुत ज्यादा ह्यूमिड वेदर होता है, बारिश होती है, तो लड़के जूता नहीं पहनना चाहिए, सॉक्स नहीं पहनना चाहिए। ये सब पता है क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सब आपका है ना, इट टेक्स मेंटल टोल। अगर कपड़े सही नहीं है ना, तो हमारा ध्यान पूरा कपड़ों में ही रहेगा। जब मैं ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रही थी, मेरे बगल में मेरी फ्रेंड ही बैठी थी, उसने बाल खोल के आई थी वो एग्जाम देने। वो झुक के एग्जाम दे रही थी, बाल उसके पूरे आंख में आ रहे थे।
और लंबे बाल थे। मैंने कहा तुम एग्जाम देने आई हो कि बाल को सहलाने आई हो? अंडरस्टूड? तो ऐसा आप लोग, अगर लड़कियां दुपट्टा कैरी कर रही हैं, वो भी ढंग से हो, पिन अप कर लो, देखिए, ताकि वो गिरे ही ना। बाल है पूरा बांध करके रखो। लड़कों के बाल बड़े हैं तो काट लो। अंडरस्टूड? मतलब क्लोथ जो है अगस्त के महीने में लूज क्लोथ होना चाहिए। दैट शुड नॉट क्रिएट ट्रबल फॉर यू। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आपको अगर पूरा 3 घंटे अपने पूरा 3 घंटे अच्छे से देना है विदाउट एनी डाइवर्जन, दिमाग का जो डाइवर्जन होता है ना वो बिल्कुल नहीं हो, तो आप लोगों को ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। पानी पे दिमाग नहीं लगना चाहिए आपका, है ना, कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे मेरे कपड़े मुझे गड़ रहे हैं, ये कपड़े थोड़े से टाइट हो रहे हैं, ये बाल मेरे आंखों में आ रहा है। ये सब कुछ नहीं है। लड़कियां बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लेगी और बस वो, और इनफैक्ट बैंगल्स, वो छम 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 करता रहेगा। गजब यार, एग्जाम देने आगे क्या करने आए हो? ये सब चीज पे बहुत ध्यान देना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, अगर सपोज किसी का सेंटर आउटसाइड दैट टाउन, मतलब वो जहाँ रहते हैं वहां ना, कहीं और गया है, तो उसका मैं बता नहीं सकती, मगर जिसका सेम सिटी में है, तो उनके लिए क्या है कि एक दिन पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर जाके देख लो कि आपको पता चल जाएगा रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है, ऑटो जाएगा, बस जाएगा, कितना फेयर चार्जेस लगेगा, ताकि आप झंझट मत करो बस वाले से, बस नंबर से, ऑटो वाले से, किसी से कोई पंगा मत लो। एकदम स्मूथ राइड होना चाहिए टुवर्ड्स एग्जामिनेशन सेंटर। तो एक दिन पहले जाके देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ, मोबाइल लेकर मत जाओ। क्योंकि क्या होता है कि एक कॉलेज में जब मैं पढ़ाती थी तो वहां पर मुझे इन्विजिलेटर में बनी थी, तो हम लोगों को बोला गया था कि भाई जो भी मोबाइल लेकर आया उसको मोबाइल डिपॉजिट करना होगा। तो हम क्या करते थे कि हम बोले कि मोबाइल में अपना बच्चे एग्जाम देने आए हैं, मगर वो लोग काम क्या कर रहे हैं सुनो, पेपर लो, अपना नाम लिखो, और मोबाइल में अपना रबर, मोबाइल में वो पेपर को ऐसे बाइंड कर दो, फिर रबर बैंड लगा दो, हाँ, एंड स्विच ऑफ कर दो, और फिर अपना मोबाइल लेकर चले जाना जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए। तो बच्चे एग्जाम देने नहीं आए, यही सब काम करने आए, ओके। तो मोबाइल डिपॉजिट कर दिया। और वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही डिपॉजिट हुआ था। जब मोबाइल लेने आए बच्चे, तो हम लोग भी क्या करें, हम लोग भी अपना आंसर स्क्रिप्ट कलेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक टीचर है जो मोबाइल बच्चों को दे रही है, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे ऐसे करके। उसमें से एक बच्चे का मोबाइल गायब हो गया, स्मार्टफोन गायब। तो मैंने उस बच्चे को कहा हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने कहा था मोबाइल लेकर आओ, हमने कहा था डिपॉजिट करो, हमने तो नहीं कहा। आप लेकर आए हो तो वो तो एग्जामिनेशन का रूल है भाई, कि आप मोबाइल अपने वहां पे रख नहीं सकते हो जहां पे आप पेपर दे रहे हो। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। अगर आपका मोबाइल गायब हो गया है तो हमने नहीं लिया है, आपने नहीं लिया है, हमें नहीं पता कहाँ है। समझे? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है। इसीलिए बेटर है मोबाइल मत लेकर जाओ। अगर आपको कभी, वैसे तो कुछ होगा नहीं, वैसे अर्जेंटली अगर आपको जरूरत पड़े, तो आफ्टर एग्जाम गेट्स फिनिश्ड, उसके बाद अगर इफ यू रिमेम्बर द नंबर, कोई भी अपने पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर का नंबर हमें याद रहता है, तो आप किसी से भी ले लो मोबाइल, कोई भी मदद कर देगा। ले लो और कॉल कर लो, काम खत्म। इसे मोबाइल मुझे नहीं लगता ले जाना चाहिए, बाकी आप लोग देख लेना, वरना आप लोग यही काम करते रहोगे। दिमाग को जितना डाइवर्ट करोगे ना, उतना कम कंसंट्रेशन रहेगा। जिसके लिए गए हो, जो आपका मकसद है, वो मकसद तो चला जाएगा, बाकी सारे में आपका दिमाग लगेगा। ओके, फाइन। चलिए अब हम आते हैं, क्या चीज बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, डिजिटल वॉलेट, सॉरी डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, टैब, ये सब आप लोगों को पता है। मैं तो कहती हूँ कि कोई बुक्स भी मत लेकर जाओ, कोई टेक्सचुअल मटेरियल होता है ना, लास्ट मिनट स्टडी। अगर पूरा टाइम पढ़े हो तो लास्ट मिनट स्टडी का कोई मतलब नहीं है। लास्ट मिनट स्टडी करोगे तो इसका ना पूरा टाइम पढ़े नहीं हो, तो फिर लास्ट मिनट स्टडी से कोई मतलब नहीं है। एनीवेज, कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी चीज, किसी और से हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तुमने ये नहीं पढ़ा, अच्छा तुमको ये डेटा याद नहीं है। बेसिकली एग्जाम के पहले हमें एकदम रिलैक्स होना है।
दिमाग एकदम काम और कंपोज होना है। हम लोगों को ये सब लफड़े में नहीं पड़ना है। कौन कौन से लफड़े में? इधर उधर बात करके, लास्ट मिनट स्टडी में, मोबाइल को डिपॉजिट करने में, पानी कब आएगा वो देखने में, अपने कपड़ों को ठीक करने में, अपने बाल को ठीक करने में। प्लीज ये सब पंगे में मत पड़ो। आप एग्जाम देने आए हो तो आपका काम है लिखना, सोचना, पढ़ना। तो बस वो ये तीन ही काम करो आप लोग। अंडरस्टूड? अब जब आप लोग ये सारी चीजें जो मैंने आप लोग कहा, सारा ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ये सारी चीजें पहले ही एक रात पहले रख लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, वो है स्लीप। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना पता है, मगर किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे जो जानकारी रखता है, स्लीप बहुत जरूरी है। स्लीप क्या करता है? आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, फिर से री एनर्जाइज करता है। तो अगर आपकी बॉडी, जैसे बैटरी, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको हम रिचार्ज करते हैं। जब रिचार्ज में चार्ज करते हैं, जब चार्ज करते हैं तो उसमें वापस से आ जाता है, फिर हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो वैसे ही बॉडी को भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। तो चार्जिंग कब होता है? जब हम सोते हैं। बहुत जरूरी है। अगर आपका एडिक्वेट स्लीप रहा जस्ट बिफोर द एग्जाम, तो आपका ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव्ड रहेगा, आपकी मेमोरी लेवल अपग्रेडेड रहेगी, और आप बहुत अच्छे से सोच समझ सकते हो एग्जाम में। आपको नींद नहीं आएगी। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मैं लेट नाइट स्टडी कभी नहीं करती थी। मैं एग्जाम के टाइम में भी मैं 10 o'clock सो जाती थी, मैं 4 AM जगती थी। तो ठीक है, 10 से 4 तो अच्छा, अच्छी स्लीप है। फिर 4 बजे से लेकर मुझे अगर पढ़ना होता था तो मैं 7 o'clock तक पढ़ लेती थी, उसके बाद हम चले जाते थे एग्जाम देने। तो सही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप 12 बजे सो रहे हो, फिर 4 बजे उठ रहे हो या 6 बजे उठ रहे हो, ये सही नहीं है। अब जिस दिन, उस दिन नींद भी नहीं आती, मैं मानती हूँ, मगर फिर भी लेटे रहो। ओके, ये चीज बहुत जरूरी है। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हो स्टूडेंट, कोशिश करो कम से कम 30 मिनट्स पहले पहुंच जाओ। बहुत जरूरी है, वहां पर भी तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है ना, जो लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन। ओके। और फालतू की बातों में मत पड़ो, वरना अपना कॉन्फिडेंस लूज करोगे। अब ये चीज हमने बात कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अब जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हो, तो सबसे पहली चीज है, ऑब्वियसली आप लोग 10 मिनट पहले ही या 15 मिनट पहले ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओगे। आप लोग देखना कि जहां पे आप लोग बैठे हो वो चेयर ठीक है, वो टेबल, बहुत सारे गरीब गरीब टाइप के एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, ये भी बता दो। ठीक है, टेबल हिल रहा है, टेबल का पैर खराब है, चेयर का पैर खराब है, कील निकली हुई है, ये सब सारी चीजें चेक कर लेना। अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो आप इंजुलेटर को बोलो कि मैम इसको बदलिए, मैं नहीं दे सकता हूँ इस तरह से एग्जाम। अच्छे से बोलिए, विथ कॉन्फिडेंस। को सब सुनेगा आपकी बात। फाइन। ये सब चीज बहुत जरूरी है। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपको पेपर मिला है। जब आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वो आपका इसी तरीके से होता है, यही पेपर 2 का मिलेगा आपको, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट। तो ये सील्ड रहेगा। फाइन। जब सील आपको बोलेंगे ओपन करने के लिए, तब आप क्वेश्चन पढ़ोगे। स्टूडेंट्स देखिए, आपको कम से कम 1-2 मिनट टाइम तो आपको देना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने का। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ऑब्वियसली आप पैसेज और प्रेसी नहीं पढ़ पाओगे, ग्रामर का भी नहीं पढ़ पाओगे, मगर कम से कम आप एस्से क्वेश्चन, रिपोर्ट क्वेश्चन और आर्गुमेंट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, है ना? आप इसको पढ़ो। पढ़ने के बाद आप प्लान आउट करो, इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स टाइम, कि मुझे सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके। कौन सा क्वेश्चन एकदम लास्ट में अटेम्प्ट, कम से कम बीच का आप छोड़ दो, मगर कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, इसको प्लान आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन हॉल में आपका सेकंड बाय सेकंड कॉन्फिडेंस जो है ना, बूस्ट अप होना चाहिए। कहीं पे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा तो आप समझ जाओ आपकी राइटिंग खराब होगी, आप का जो क्वालिटी है आंसर का वो खराब होगा, सब कुछ एकदम खराब हो जाएगा।
ओके। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम बरकरार, एकदम ऑप्टिमम लेवल में होने के लिए आपको अपने क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, उसका सीक्वेंस को प्लान आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले आपको ग्रामर अटेम्प्ट करनी चाहिए, चाहे आपको ग्रामर आता हो, चाहे आपको ग्रामर नहीं आता हो। आप सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करके फ्री हो जाओ। नेक्स्ट आपको आरसी अटेम्प्ट करना चाहिए, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ प्लस साइन नहीं होगा, एरो होना चाहिए। ओके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखिए जो प्रिपेयर करके गया है ना, वो ग्रामर भी अच्छे से करेगा, वो ये भी अच्छे से करेगा। ओके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर बहुत स्कोरिंग है, और 25 मार्क्स का है। 10 मिनट दोगे, चाहो तो 20 लेकर आ सकते हो, और चाहो तो 25 भी लेकर आ सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके। ऐसे में आप दो, 1 घंटा, 40 भी आप नहीं बता पाओगे कि आपको आएगा कि नहीं। आ जाए तो बहुत अच्छा है, मगर यू कैन नॉट क्रेडिट फॉर श्योर कि हाँ मेरे को 40 आएगा, नहीं। ओके। चारों अच्छे से अटेम्प्ट करने के बाद भी हमें नहीं पता रहता है, मगर ग्रामर में 10 मिनट देकर 20 आ जाएगा, फाइन। आरसी नेक्स्ट स्कोरिंग है। उसके बाद आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए? अब सपोज आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो, देखिए जो स्टूडेंट पढ़ कर गया है, ऐसे ही नहीं हाथ हिलाते हिलाते चला गया, उस स्टूडेंट्स की बात नहीं करें, जो पढ़ के गया है, उनको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जो लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा था, अरे यही आ गया, वाह। तो जो मोस्ट फेमिलियर क्वेश्चन है, मोस्ट फेमिलियर, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना। अंडरस्टूड? उसके बाद सपोज आपने जो मोस्ट फेमिलियर है जितना भी वो आपने किया, फिर थोड़ा सा थोड़ा बहुत आता है वो किया, फिर आपने लीस्ट फेमिलियर जो क्वेश्चन है, अरे इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है वो, फिर टोटली अनफेमिलियर क्वेश्चन भी हो सकता है आपको दिख जाए जो आपको अटेम्प्ट करना पड़े, वो अटेम्प्ट कर लो। ओके। यानी जिसके बारे में बहुत कुछ पता है वो पहले अटेम्प्ट करो, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता है वो बाद में अटेम्प्ट करो, जिसके बारे में कुछ कुछ पता है वो बाद में अटेम्प्ट करो, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है वो लास्ट में अटेम्प्ट करो। लास्ट में अटेम्प्ट करने से फायदा क्या है? आप सारे क्वेश्चन से फ्री हो जाओगे, और जो टोटली अनफेमिलियर क्वेश्चन है ना, उसके बारे में आप सोच सकते हो। ओके। सोच कर एकदम फ्री माइंड से सोचोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही दिमाग में, और आप लिख पाओगे। एंड यू नेवर नो, हो सकता है उसमें भी मार्क्स आप फेच कर लो। ओके। तो अनफेमिलियर क्वेश्चन एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, और जब सब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा एस्से, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, फिर लास्ट में प्रेसी अटेम्प्ट करना। ओके। अब स्टूडेंट्स देखो, टाइम मैनेजमेंट। सपोज, देखिए हम तो पूरी कोशिश करते हैं ना, कोई भी कैंडिडेट ऐसा तो नहीं बोलेगा ना मैंने तो जानबूझ के क्वेश्चन छोड़ा, मेरे पास तो 5 मिनट बाकी था फिर भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना। होता क्या है, हम कोशिश करते हैं कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, मगर हम नहीं भी कर पाते हैं। तो आपसे अगर छूटेगा ना कोई क्वेश्चन, तो वो प्रेस ही छूटेगी, अगर छूट गया कोई क्वेश्चन तो प्रेस ही छूटेगा। वो 15 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स कोई गम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अटेम्प्ट कर लो प्रेसी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अटेम्प्ट कर पाओ तो आपको परेशान मत होना, अरे मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैं तो अभी इसी क्वेश्चन में लगा पड़ा हूं, मैं कब प्रेसी करूंगा, मत पैनिक करो। 5 मिनट है, 5 मिनट में आप ये क्वेश्चन खत्म कर लो, प्रेसी छूट गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब प्रेसी छूटने का कोई गम क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रेसी जो है ना, इट इज कंसिडर्ड टू बी अमंग ऑल द सेक्शंस, अमंग ऑल द क्वेश्चंस, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। 15 मार्क्स का वेटेज है, 30 मिनट लगाता है कम से कम। मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, लीस्ट स्कोरिंग। अगर 15 तो किसी को आएंगे नहीं, 15 आउट ऑफ 15 तो आने के नहीं है ना, कितना आएगा? 10। मैं तो कभी किसी को 10 देती नहीं हूँ, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मैंने हो सकता है किसी को दे दिया हो, मगर मुझे बहुत अच्छी लगी है ना प्रेसी, बहुत बहुत अच्छी लगी है, तो मैं 8 देती हूँ। मैं 8 से ज्यादा नहीं देती हूँ। अगर मुझे मुझे सच में उस बच्चे ने बहुत ज्यादा खुश कर दिया अपने आंसर से, तो मैं फिर 10 दे सकती हूँ। ओके, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे नहीं। आप 30 मिनट देकर, 30 मिनिमम,
आपको सिर्फ 10 मिल रहा है, अगर वो भी आपने अच्छे से लिखा। तो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, लीस्ट स्कोरिंग और मोस्ट डिफिकल्ट है। अब मैं आपको ऐसे बच्चे का बताती हूँ, निखिल। मुझे वो अभी भी याद है, उसका एक मेरे पास राइटअप भी है, हो सकता है मैं दिखाऊं भी। बहुत अच्छा बच्चा, और सिविल्स की तैयारी कर रहा है, हो सकता है अभी भी तैयारी कर रहा हो, क्योंकि उसकी एज छोटी है, कम है एज। जब वो मैं इसको ज्वाइन किया था उसकी एज 2021 थी। तो बहुत अच्छा लिखता था, और उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था प्रेसी। और वो प्रेसी बहुत बढ़िया लिखता था। उसने शायद 2021 का एग्जाम दिया था, रोहित के ही साथ था वो। मैंने, जैसे अभी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं पहले भी इंस्ट्रक्शन देती थी। मैं बोलती थी प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करना, निखिल प्रेसी आपकी स्ट्रेंथ है, फिर भी लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, फर्स्ट में नहीं अटेम्प्ट करोगे। उसने मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं माना, उसने प्रेसी फर्स्ट में अटेम्प्ट किया। उस समय कौन सा प्रेसी आया था आपको पता है? मार्च, एक मार्च वाला प्रेसी है, जिसमें मार्च मंथ के बारे में बताया जा रहा है। वो डिफिकल्ट प्रेसी था, पूरा नेचर पे था, बर्ड्स आर चर्पिंग और पता नहीं क्या क्या था, ठीक है। वो बहुत डिफिकल्ट प्रेसी था। एग्जाम देकर आया, उसने मुझे कॉल किया, मैम मेरा प्रेसी में ही 1 घंटा लग गया, और मैंने फर्स्ट में अटेम्प्ट किया। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो गया। मैंने कहा कि मैंने बोला था ना आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने। तो प्लीज मेरा इंस्ट्रक्शन सुनो और उसको फॉलो करो। ओके, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, और बच्चों के एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ। सबका कलेक्टिव एक्सपीरियंस से ये कंक्लूजन निकलता है, प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करना, नो मैटर। अभी आप लोग प्रेसी प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है उसमें से कोई स्टूडेंट की प्रेसी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ निकल जाए, पता चल जाए। एक्चुअली जब हम ये बैच में, आप लोगों को खुद पता चलेगा आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, आप लोगों की वीकनेस कहाँ है, कहाँ आप बहुत ज्यादा गलती करते हो, कहाँ आप नहीं करते हो, ये सब सारा कुछ आपको पता चलेगा। प्रेसी स्ट्रेंथ भी निकल गई, तब भी लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फाइन। अब टाइम मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश तो यही है कि भाई, आपका मकसद भी रहेगा कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करके जाऊं, यही मकसद होना चाहिए। ओके, और उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ये आपको राइटिंग सेक्शन की बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें अ, कितना टाइम लगना चाहिए, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, मैं ग्रामर से शुरू करी, सबसे पहले अटेम्प्ट आपको ग्रामर करना है। ग्रामर में आप 10 मिनट दोगे, 10 का 12 मिनट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप 20-25 टोटल क्वेश्चन होते, कभी 20 होते कभी 25 होते, वो डिपेंड करता है। इसका कोई वर्ड लिमिट नहीं है। आप इसमें 15 भी स्कोर कर सकते हैं, इसमें आप 20 भी स्कोर कर सकते हो, अगर ग्रामर आपने प्रिपेयर करके आप गए हो। 20 का 25 भी कर सकते हो, ठीक है। आपको 10 मिनट में ग्रामर खत्म करना है। उसके बाद जो सबसे, मतलब ग्रामर सबसे कम टाइम लगाता है। और रीडिंग कॉम्प्रेhension, आप देखो, रीडिंग कॉम्प्रेhension और रिपोर्ट राइटिंग आपका 20-20 मिनट्स लगाता है। यानी एक रिपोर्ट को आपको लिखने में 10 मिनट ही लगेंगे। कब लगेंगे? जब वो रिपोर्ट क्वेश्चन फेमिलियर होगा। और 10 मिनट क्यों लगता है स्टूडेंट? दो रीजन है। पहले तो रिपोर्ट 200 वर्ड्स का होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, रिपोर्ट फैक्ट बेस्ड होता है। तीसरा रीजन क्या है? रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो फिक्स्ड है, अगर आप फॉलो करो तो। फिक्स स्ट्रक्चर है। कैसे? फर्स्ट पैराग्राफ में आप व्हेन, व्हाट, हु, वेयर, ये सब आंसर कर दो, या कोई उस क्वेश्चन से कनेक्टेड कोई डेटा अभी अभी आया है, एकदम ताजा ताजा डेटा, उसको आप मेंशन कर दो। सेकेंड पैराग्राफ में व्हाई, हाउ, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, ये सारा बता दो। थर्ड पैराग्राफ में एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। स्ट्रक्चर आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रक्चर तो फिक्स है। आपको क्या लेना है? सिर्फ कंटेंट लेना है, उसको स्ट्रक्चर में चिपका देना है। तो यानी स्केलेटल फ्रेमवर्क यू हैव गॉट, मगर बस कंटेंट आपको डालना है। ऐसे में क्या होता है? कंटेंट भी डालो, स्ट्रक्चर भी तैयार करो, एवरीथिंग। उसका स्ट्रक्चर फिक्स ही नहीं होता ऐसे का। इसीलिए रिपोर्ट अगर फेमिलियर क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप आराम से रिपोर्ट को 20 मिनट में खत्म कर लोगे, दोनों रिपोर्ट को। आपके पास ऑप्शन तो रहेगा नहीं, दोनों करना होगा अटेम्प्ट। काउंटर आर्ग्यूमेंट आप 30 मिनट में, यानी एक आर्ग्यूमेंट आपको अटेम्प्ट करने में 15 मिनट लगेंगे। 300 वर्ड्स का होता है, तो कर लोगे। ओके,
और फिर प्रेसी राइटिंग देखिए 30 मिनट्स, 30 मिनट्स तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ स्टूडेंट्स। मुझे बच्चे कहते हैं मैम, जब शुरू शुरू में प्रेसी अटेम्प्ट करते हैं मैम 1.5 घंटा लग जाता है एक ही प्रेसी को लिखने में। ओके। तो वो 1.5 घंटा प्रैक्टिस करते करते वो 1.5 घंटा का 1 घंटा, 1 घंटा का 45, ऐसे ऐसे करके टाइम रिड्यूस होते हैं। मगर फिर यू नेवर नो, अगर एग्जामिनेशन हॉल में, आई मीन क्वेश्चन पेपर में, अगर प्रेसी डिफिकल्ट आ गई पैसेज, जैसे निखिल के साथ हुआ था, ऐसा पैसेज आया उसको रीड समझ में ही नहीं आया कि कैसे इसका प्रेसी बना है, पूरा नेचर बेस्ड था वो पैसेज। ओके। अगर ऐसा केस आ गया तो फिर क्या करोगे? इसीलिए आप एकदम भरोसे लायक नहीं है ये, एकदम भरोसे लायक नहीं है। ठीक है। और मतलब जो भरोसे लायक नहीं होता है ना, उसको अपना अपना वक्त नहीं देना चाहिए उतना ज्यादा। ठीक है, तो अगर वक्त बचता है तब दो उसको वक्त, अदरवाइज अपना वक्त मत दो। ओके, ये पर्सन के लिए भी है और ये प्रेसी के लिए भी है। जो भरोसे लायक नहीं है उसको अपना टाइम मत दो। ओके। अब उसके बाद हम आते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे ग्रामर, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्या अटेम्प्ट करोगे स्टूडेंट्स? वो चीज अटेम्प्ट करोगे जो बहुत फेमिलियर हो, और जो एकदम टोटली अनफेमिलियर उसको लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, एकदम लास्ट में प्रेसी अटेम्प्ट करोगे। फाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एस्से में आपको 70 मिनट्स लगते हैं, 1 घंटा 10 मिनट, ये आपको लगेगा ही लगेगा। हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, ठीक है, मगर 70 मिनट्स मिनिमम लगेंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 20 मिनट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट में 30 मिनट्स, और इसमें तो ये जो 70 मिनट्स है ना स्टूडेंट्स, आप ये सोच लो, ये चारों क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को समझना एक अलग चीज है, अलग स्किल है, फिर क्वेश्चन को समझ कर फिर उसका आंसर लिखना वो एक अलग स्किल है। ओके, तो दोनों स्किल आनी चाहिए, तो सब कुछ मिला जुला के आपको 70 मिनट्स मिनिमम लगेंगे। सपोज आप लोग जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप देख लो, अगर 70 मिनट्स एक ऐसे में लग रहे हैं, सॉरी चारों ऐसे में लग रहे हैं, तो एक ऐसे में कितने मिनट्स लगेंगे मुझे बताइए? मैम 15 से 18 मिनट लगेंगे। 15 से 18 मिनट से 20 मिनट्स लगते हैं सपोज। ठीक है। आप 20 मिनट्स मत लेना, 18 मिनट्स से लो। अगर सपोज 18 मिनट्स लग रहे हैं, और आप यू हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ टाइम, आपका वॉच आपके पास होना चाहिए। तो आप देखोगे अरे 18 मिनट से मेरे को ज्यादा लग गए, मेरे को 20 मिनट लग गए, मेरे को 22 मिनट लग गए, मेरे को 25 मिनट लग गए। स्टूडेंट्स, डू नॉट पैनिक प्लीज। मतलब अपना कॉन्फिडेंस आपको लूज करना नहीं है। अरे ठीक है, लग गए ना 22 मिनट, लग गए 25 मिनट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं आगे क्या होगा। ओके। तो प्लीज पैनिक मत करना कि यार 20 मिनट 25 मिनट, क्योंकि अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने अपना कामनेस लूज कर दिया, आपकी राइटिंग बिगड़ेगी, आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट बिगड़ेगा, सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। बेटर, अरे लग रहा है तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट एस्से में इसको टाइम को रिड्यूस करने। अगर नेक्स्ट एस्से में भी नहीं होगा कोई बात नहीं यार, छूटेगी तो प्रेस ही छूटेगी ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड? प्रेस ही छूटना है ना, ये कम रिस्की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, कोशिश करो नहीं छूटे। मगर ऐसे में या रिपोर्ट में ज्यादा वक्त लग रहा है देन द टाइम अलॉटेड, तो उससे पैनिक नहीं करना है, क्योंकि एंटायर आपका आंसर्स जो है पूरा का पूरा सब खराब हो जाएगा, सिर्फ एक प्रेसी की वजह से, क्योंकि इसी को अगर छोड़ोगे तो छोड़ोगे लास्ट में, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ठीक है। ये अब देखिए एवरेज स्कोर है, मैं बता दूं, 30 से 40, जो बहुत ही अच्छा लिख रहा है, एकदम इतना अच्छा कि आंखों में आंसू आ जाए देख कर भाई कितना अच्छा लिखा है, तो उसको 45 आ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इतना ही स्कोर है, गुड स्कोर 20 to 30। मुझे ऐसा क्या लगता है फील कि ना, जिसने भी, जो भी पढ़ के गया है ना, उसको ऐसे में इतना तो स्कोर आ ही सकता है। मैंने देखा है जो बच्चे हैं, सपोज बहुत अच्छा बच्चा है, हम्म, आ, उसने ऐसे में मतलब एक बार उसने मॉक टेस्ट दिया, उसमें उसको 40 स्कोर आ गए, 40 तो कभी किसी को आए नहीं मेरे में, 30 आ गए, 35 आ गए ऐसे।
और सेकेंड टाइम फिर से मॉक टेस्ट दिया और उसने बहुत ही खराब ऐसे लिखे। तो कभी भी मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कभी भी उस अच्छे बच्चे को 20 से कम नहीं आते हैं। खराब लिखा है ऐसे, मगर उस खराब में भी वो ये स्कोर कर लेता है। ओके। अच्छा, अब उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है, प्रेसी का मैं बता दूं 8। अगर एवरेज स्कोर 5 है, जीरो भी आ सकते हैं, एसए में भी जीरो आ सकते हैं, प्रेसी में भी, किसी में भी जीरो आ सकते हैं, ये भी याद रखना। मैंने तो पूरा 3 3 पेज भर दिया, फिर भी मुझे जीरो आए आ सकते हैं। ओके। जैसे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं, मैम मैंने पूरा पूरा का पूरा 200 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, मुझे आया 16, मुझे आया 17। मैंने कहा हाँ आया है। और फिर मैं बताती हूँ कि भाई क्यों आया, मेरे पास तो लॉजिक भी है बताने के लिए कि भाई देखिए, क्वेश्चन ये है, ये लिखा है, तो कैसे मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में, आप इंडिया के, मैं बहुत अलग बात बता रही हूँ, इंडिया के आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बता रहे हो, तो कैसे मिलेगा। मतलब जो पूछ रहा है वो तो बता नहीं रहे हो, बाकी बातें कर रहे हो, तो उसमें तो जीरो ही मिलेगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नेक्स्ट स्कोरिंग सेक्शन है। इसमें आपको 13 to 16 आ सकता है, और मैं बताऊं, इसमें आप 19 भी स्कोर कर सकते हो, इसमें आप 20 भी स्कोर कर सकते हो। मैं नहीं देती हूँ 19 20, क्योंकि 20 तो मैक्सिमम मार्क्स है, मगर आ सकते हैं। ये इतना स्कोरिंग है, फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं। मगर वही बात है कि नहीं, मुझे फुल आउट ऑफ फुल नहीं आना चाहिए, मुझे तो कम आना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा लिखूंगा। ये चीज, ज्यादा लिखोगे ज्यादा मार्क्स कटेंगे। जो पूछा जा रहा है वो लिखोगे, आपको 20 भी आ सकते हैं। इफ द क्वेश्चन डिमांड्स वन लाइन आंसर, यू गिव वन लाइन आंसर एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। एक क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है योगा पर, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन, तो वो पैसेज जो था उसका जो थर्ड पैराग्राफ था, उस थर्ड पैराग्राफ में पूरा योगा का बेनिफिट्स बताया था। करीब 13 14 15 बेनिफिट्स है उसके, मान लो 15 बेनिफिट्स है, और साफ शब्दों में वो बेनिफिट्स लिखा हुआ है। हमें क्या करना था, द बेनिफिट्स ऑफ योगा आर एज फॉलो। One, it reduces face wrinkles. Second, it helps in weight management. थर्ड, ऐसे ऐसे करके पूरा 15 16 लिख सकते थे, मगर स्टूडेंट्स नहीं, अगर मैं 15 16 लिख दूंगा तो मुझे फुल आउट ऑफ फुल आ जाएंगे, और मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स से तो एलर्जी है। इसीलिए मैं कम लिखूंगा, और गंदे तरीके से लिखूंगा, पॉइंट वाइज भी नहीं लिखूंगा, एकदम हैप्पैज़र्डली लिखूंगा, ताकि मार्क्स मुझे कम आए, फिर मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इमेजिन, मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है स्टूडेंट्स पे कि चलो ठीक है, डिफिकल्ट पैसेज है, उसका आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो, चलो मान लिया, मगर इजी क्वेश्चन का भी आंसर नहीं लिख पा रहे हो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, जिसका साफ शब्दों में पैसेज में लिखा, आपको उसको लिखने में भी दिक्कत आ रही है। पता है, दुख होता है, मन करता है बहुत चिल्लाऊं उन पर, मगर ठीक है, क्या कर सकते हैं। आप लोग के पास भी आएगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, मार्क माई वर्ड्स। देखते हैं क्या करोगे। तो यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ 4, डिपेंड करता है। ओके। देखिए, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो एकदम सीधा सपाट होता है, जैसे अभी मैंने योगा का बताया, उसमें आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल सकते हैं। जैसे हु इज द मास्टर ऑफ गांधी जी, एक ऐसा क्वेश्चन था, किसी पेपर में आया था, तो फुल आउट ऑफ 4 मिलेगा, आपको सिर्फ नाम लिखना है। ओके। तो ऐसे क्वेश्चन का, अच्छा अब जैसे माउंट एवरेस्ट का क्लीनिंग का क्वेश्चन आया था, तो उसमें था कि व्हाट टाइप ऑफ गार्बेज इज फाउंड इन माउंट एवरेस्ट, कुछ इस तरह का था। तो व्हाट टाइप ऑफ गार्बेज, मैं एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं बता पा रही हूँ। तो व्हाट टाइप ऑफ गार्बेज, ह्यूमन वेस्ट, टेंट, रोप, साफ शब्दों में लिखा है, मगर नहीं, हमें एक दो छोड़ना चाहिए, क्योंकि मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना साफ शब्दों में वो लिखा है, ये सारा मिलता है माउंट एवरेस्ट में, उसको लिख डालो ना, मगर नहीं लिखना है। चलो, एनीवेज, तो जो क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट आंसर मांग रहा है, उसमें आपको फुल आउट ऑफ फुल मिल जाएंगे। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा उसका आंसर स्कैटर्ड है, हो सकता है उसमें आपको ना मिल पाए, मगर सीधे वाले में तो मिल जाएंगे ना। तो सपोज 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसा है जो सीधा सपाट है, उसमें 8 नहीं मिल जाएंगे, टोटल मिल जाएंगे आराम से। एनीवेज,
तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पे बहुत ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये बहुत स्कोरिंग है। कोशिश करो, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मेनी मार्क्स एज यू कैन। ओके। फिर आपका रिपोर्ट है, ये भी स्कोरिंग होता है स्टूडेंट्स। अगर मैं रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट और ऐसे में बात करूँ, सबसे स्कोरिंग रिपोर्ट होता है। तो उसको भी आप लोग अच्छा सा मार्क्स फेच कर सकते हो। मगर प्रॉब्लम क्या है, अगर अनफेमिलियर क्वेश्चन आया रिपोर्ट का, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम अनफेमिलियर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, जो क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसा होता है जो अनफेमिलियर है, उसमें आप लिख सकते हो। कब? जब आपका पूरा दिमाग फ्री रहे, इन द सेंस बाकी सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, लास्ट में आप अनफेमिलियर क्वेश्चन को देख रहे हो, फिर आप सोचोगे, तो आप लिख सकते हो। मगर रिपोर्ट में लिखना मुश्किल है। ऐसे में इसलिए लिख सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बड़ा होता है, उसमें कोई ना कोई ऐसे आपको शब्द दिखेगा जो इसके बारे में आप जानते हो, पक्का है। जो भी पढ़ लिख के गया है, पक्का है कि इतने लंबे क्वेश्चन में कोई ना कोई शब्द दिखने वाला है जिसके बारे में आपको पता है। आप उसी के बारे में आप सोचो, फिर उसको कनेक्ट करोगे किसी ना कुछ तो लिख के आओगे ही आओगे। मगर रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। रिपोर्ट का क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट होता है, एकदम स्ट्रेट। अगर उसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। मगर फिर भी ऐसे तो मैं बोल नहीं सकती कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ, तो कुछ ना कुछ में क्या लिखोगे? ओके। ठीक है। और रही बात ऐसे की, तो आप जैसे आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 6 क्वेश्चन है, तो 4 आपको अटेम्प्ट करना है। एक ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत फेमिलियर है, आपको अच्छे से पता है कि आप अटेम्प्ट करोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, तो वो ऐसे क्वेश्चन फेमिलियर वो वाला पहले अटेम्प्ट कर लो। फिर आपको लगता है कि हाँ रिपोर्ट कर लेना चाहिए, तो फिर रिपोर्ट कर लो। फिर आपको लगता नहीं, चलो एक ऐसे वापस से लिख लूँ, तो एक और ऐसे वापस से लिख लो। मतलब आप इस तरह से कर सकते हो, डिसऑर्डरली वे में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक्चुअली ऐसा लग रहा है वो डिसऑर्डरली वे है, मगर एक्चुअली ऑर्डर आप क्या फॉलो कर रहे हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी लेवल। जो लीस्ट डिफिकल्ट है पहले वो अटेम्प्ट कर रहे हो, मोस्ट डिफिकल्ट आप लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो। अंडरस्टूड? तो साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जो लीस्ट डिफिकल्ट है या दैट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट वो अटेम्प्ट करो, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। वाह, एक क्वेश्चन हो गया यार, मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से लिख दिया, चलो अब हम ये करते हैं। तो मन में ना खुशी होती है, और जितना खुश होके आप एग्जाम दोगे ना, आपका एग्जाम बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। स्ट्रेस लेकर स्ट्रेन लेकर एग्जाम मत दो, खुश होके एग्जाम दो। खुश कब होगे? जब हमें पता है चाहे एग्जाम क्लियर हो चाहे नहीं क्लियर हो, हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। ओके। कुछ ना कुछ तो हमें करना है, राइट? ये चीज दिमाग में रहना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, वो मैंने मार्क किया हुआ है। देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय कैंडिडेट इन बोथ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए साफ लिखा है, बोथ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन देयर विल बी पेनाल्टी, नेगेटिव मार्किंग। तो स्टूडेंट्स लिखा तो हुआ है, मगर पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके। पता नहीं यूपीएससी वाले इसको क्यों नहीं करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट करना चाहिए, इससे बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ पेपर 1 में होती है, पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। अगर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो प्रेस ही छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? अच्छा, हैंड राइटिंग बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो हैंड राइटिंग पर थ्रू आउट आपका हैंड राइटिंग लेजिबल होना चाहिए। ठीक है, लेजिबल। तो जो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए राइटिंग की, कि 2 लाइंस के बीच में गैप, 2 गैप, 2 वर्ड्स के बीच में गैप, 2 पैराग्राफ के बीच में गैप, हर एक लेटर समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को। तो राइटिंग बुरी हो जाए तो कितना भी कंटेंट अच्छा दे दो, कुछ भी दे दो, कोई एग्जामिनर देखेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं। क्या फायदा पढ़ने का? इतना घटिया राइटिंग मैं पढ़ूं, मेरा दिमाग नहीं खराब है। ओके, फाइन। तो इसके ये यहाँ पर एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी ये है। तो अब मुझे आप लोग बताइए कि फाइनली जो हमने अभी इस क्लास में जो भी हमने बात की है, उसका बॉटम लाइन क्या निकल के आता है? कोई भी मुझे बताइए। एनी स्टूडेंट? जो भी आपको समझ में आपको लगा कि नहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मुझे फॉलो करना चाहिए।
ऐसा क्या है? एनी स्टूडेंट? हाँ गौरव। मैम, सबसे पहले तो वही मैम, इंस्ट्रक्शंस आपने कल मतलब परसों भी बताया था आपने, कल भी बार इस बारे में डिस्कशन किया था, आज भी आपने डिस्कशन किया। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस की हमें अच्छे से फॉलो करना है। और दूसरा, हमें जिसमें हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, हम्म। सबसे पहले हमें वो चीज़ पहले अटेम्प्ट करनी है। अगर मैं पेपर की बात करूँ, जो इक्विपमेंट्स आपने लिखे हुए हैं, जो जो हमें लेकर जाने हैं, वो तो ऊपर लिखे हुए हैं आपने। करेक्ट। लेकिन अगर मैं बात बात करूं इसमें जैसे अटेम्प्ट करने की, जैसे कि आपने बताया कि ग्रामर ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, तो वो जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि सबसे कम टाइम जो लगता है ग्रामर में ही लगता है, हम्म। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और सबसे ज्यादा मार्क्स अराउंड 30 to 35 मार्क्स जो हैं हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ग्रामर जो प्लस मार्क्स रीडिंग आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मिलाकर 30 to 35 आप लोग निकाल सकते हो। हम्म। यस मैम, और ये जो पोर्शन होता है अपना ऐसे ही 45 मार्क्स का रहता है अराउंड, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ये सब। तो और जो बचा हुआ जो रहता है हमारा 155 मार्क्स का जो पूरा पेपर रहता है, हम्म। उसमें जैसे कि, हम जैसे रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आपने अभी बताया हम्म। कि अगर आती है तो हम उससे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो फिर हम रिपोर्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले। करेक्ट। उसके बाद मैम आर्ग्यूमेंट हो गई, और हम्म। उसके बाद फिर जैसे ऐसे ऐसे जैसे हमें ऐसे आते हैं, 4 लिखने होते हैं, तो जैसे सबसे आसान ऐसे हुआ, तो हम हम्म। सबसे आसान ऐसे को पहले लिख सकते हैं, हार्ड को थोड़ा बाद में लिख सकते हैं। फिर राइट। उसके अकॉर्डिंग सबसे जो लास्ट में लिखना है वो पैसे है। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, बॉटम लाइन ये है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। दूसरा, आपको काम एंड कंपोज रहना थ्रू आउट द एग्जाम। ओके। गौरव है, गौरव ने आज मुझे एक लिंक शेयर किया है, वो लिंक मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। गौरव ने नेट का एग्जाम दिया है और ज्योग्राफी में ये टॉपर रहा है गौरव, और बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। वो मैं लिंक जरूर से शेयर करूंगी। तो गौरव ने भी एग्जाम दिया हुआ है। तो नेट का एग्जाम अब तो ऑब्जेक्टिव आता है, पहले नहीं आता था नेट का एग्जाम ऑब्जेक्टिव। तो बहुत अच्छी बात है, अब ये किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी में भी अप्लाई कर सकता है। ये एक मेरा सपना था प्रोफेसर बनने का, तो मेरे स्टूडेंट बन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एनीवेज देखिए, पूरे एग्जाम के टाइम में एक तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, दूसरा काम एंड कंपोज रहना है। अगर आपको क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सारा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसे भी नहीं होना है वैसे भी नहीं होना है, चलो फाइट करके करो और खुश होके एग्जाम दो। और कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है, वो आप देखो। कौन सा क्वेश्चन सबसे इजी है, कौन सा क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट है, जो लास्ट में अटेम्प्ट करना है, इजी वाला पहले अटेम्प्ट करना। और स्टे काम एंड स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड, ह्यूमिड वेदर रहेगा, अपना बॉटल कैरी करो। मैं लड़कों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना बॉटल कैरी करो। किसी से कुछ मत मांगो और किसी को कुछ दो भी मत एग्जामिनेशन हॉल में, सही मायने में। किसी को कुछ दो भी मत और किसी से कुछ लो भी मत। अपना पूरा फुल कंसंट्रेशन अपने क्वेश्चन पेपर में होना चाहिए, आंसर पेपर में होना चाहिए। ये है बॉटम लाइन। फॉलो द इंस्ट्रक्शन, स्टे काम, कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर, एंटायर क्वेश्चन पेपर, एंड बी हाइड्रेटेड। ये है, ठीक है। और वेल इक्विप्ड रहो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। अंडरस्टूड? और किसी को कोई क्वेश्चन है? देखिए, मुझे एक ग्रुप क्रिएट करना है, तो मैं वो ग्रुप क्रिएट करूंगी, उसमें सारे मुझे टास्क उसी में देने हैं। यहाँ पर तो आप लोग अपने टास्क दोगे, मुझे क्या टास्क आप लोग को देना है, मुझे पीडीएफ फाइल्स आप लोगों को देनी है, वो सारे उसी ग्रुप में जाएंगे। वरना इस ग्रुप में जाएंगे तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा, आपकी भी पीडीएफ रहेगी, मेरी भी पीडीएफ रहेगी। तो मैं देखती हूँ, वो ग्रुप मैं क्रिएट करूंगी। और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? अब से क्लास 2:30 ही होगी। ओके। और शेड्यूल में आप लोग देखते रहना। ओके मैम क्लास ओके। 1 आवर कर सकते हैं? बताइए मनीष। मैम क्लास 1 आवर या हाफ आवर एक्सटेंड कर सकते हैं मैम 2:30 से? 2:30 से 3 o'clock? यस मैम, 3 o'clock या 3:30। चलिए मैं बात करती हूँ, एक सेकेंड।